हाँ जी भाई, एक बार फिर से आपको नमस्कार। मतलब इतने घंटे हो गए पढ़ते तो भी इतना जोर से बोलना जरूरी है। ऐसे शो किया करो कि तुम मर रहे हो। अब पढ़ो तुम। चलिए साहब, तो सबसे पहले तो ये चार्ट बनाओ। फटाफट से इस चार्ट को तैयार कीजिएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा भाई। तुम लिख रहे हो, ये लुगाई उतर क्या पंचायती कर रहे हो? चुपचाप लिखने में ध्यान दो। पढ़ाएंगे बाद में। छोटे जो जितने भी छोटे छोटे वंश है ना, एक साथ सबको लास्ट में। मिर्ता नागौर, तुम भी ना। अब तुम में से अगर किसी ने बकवास कर तो मुर्गा बढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। लिख लिए? कौन आएंगे? रामनारायण चौधरी आपके हर आंदोलन में रहेगा। आप जाएं जहां नेटवर्क पहुंचे वहां हर जगह रामनारायण चौधरी आएगा, ठीक है ना। ये आपके बेगू में भी आएंगे, ये आपके शेखावाटी में भी जाएंगे, ये आपके नीमू चाणा जो किसान आंदोलन है उसमें जांच करने जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। रामनारायण चौधरी, साधु सीताराम दास कुछ बूंदी में भी हैं, बाकी इनमें से विजय सिंह पथिक बेगू में हैं। चलिए साहब, सर मान सिंह के अलावा भी किसी को 7,000 का मनसब मिला? बिल्कुल, मिर्जा अजीज कोका, लेकिन अपने राजपूताना से नहीं थे ना, तो अपन ने पढ़ा नहीं उनको। बाकी मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह दो ऐसे थे जिनको 7,000 का मनसब मिला। सर, इज देयर एनी वुमन रमा देवी इन दिस मूवमेंट? बिल्कुल, रमा देवी, इसके अलावा नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी, स्नेहलता वर्मा। समय से पहले किस्मत से ज़्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, वेट करो।
हाँ जी, चलिए तो हेडिंग लगाओ, प्रथम चरण। प्रथम चरण, प्रथम चरण 1897-1915। और इसके अंदर भी अपन याद रखने की दृष्टि से 3 पार्ट बांटेंगे। तो सबसे पहले लिखो राव कृष्ण सिंह के समय। राव कृष्ण सिंह के समय, राव कृष्ण सिंह के समय 1894 से 1906। मैंने अब जो आपको स्टोरी बताई उसको अपने को यहां पर मेन जो फैक्ट हैं वो अपने को नोट करने हैं। तो लिखो 1897 में, 1897 में गिरधारीपुरा गांव में, 1897 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम किसान, गंगाराम किसान के यहां मोसर, ब्रैकेट में लिखना मृत्यु भोज, मोसर ब्रैकेट में लिखिएगा मृत्यु भोज का आयोजन किया गया, का आयोजन किया गया, जिसमें साधु सीताराम दास के नेतृत्व में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसानों ने एक सभा आयोजित की, किसानों ने एक सभा आयोजित की, किसानों ने एक सभा आयोजित की। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ठाकरी पटेल एवं नानजी पटेल को, ठाकरी पटेल एवं नानजी पटेल को ठाकरी पटेल एवं नानजी पटेल को महाराणा फतेह सिंह के पास, महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर, महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर उदयपुर भेजा गया, उदयपुर भेजा गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो फतेह सिंह ने, फतेह सिंह ने बिजोलिया की जांच के लिए, फतेह सिंह ने बिजोलिया की जांच के लिए हामिद हुसैन नामक, हामिद हुसैन नामक, हामिद हुसैन नामक राजस्व अधिकारी की, राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की, राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा हामिद हुसैन ने, हामिद हुसैन ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट तैयार की, हामिद हुसैन ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट तैयार की, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। नेक्स्ट लाइन में लिखना, राव कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल एवं ठाकरी पटेल को राव कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल एवं ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर, 1903 में कृष्ण सिंह ने किसानों पर चंवरी कर नामक नया कर लगा दिया। चंवरी कर नामक, ढूंढो बोर्ड पे लिखा होगा कहीं चंवरी, चंवरी कर नामक नया कर लगा दिया। नोट लगा कर लिखो, लिखना चंवरी कर डैश लगा करके लिखिएगा, लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर। लिखिएगा इसके अंदर, मतलब मुस्कुराएं भी नहीं। हद करते हो यार तुम भी, हैं? कोई बात मेरे को याद आ गई, अब जरूरी है तुमको बताऊं ही। मेरे को ये याद आ गई कि चंवरी कर को 1905 में हटाया था। लिखो, लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर, ब्रैकेट में लिखना 5 रुपए ऑब्लिक 13 रुपए। लिखो, नहीं ये कोई इसमें, ये तो क्या है, वो अपन कहते हैं ना, तो नेचर है व्यक्ति का, कभी कभी लिखने में आ जाता है लड़की की जगह लकड़ी, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लिखो, क्या कह रहे हो? हाँ, 5/13 है ना। लिखो 5 ऑब्लिक 13 रुपए। ये 5 रुपए या 13 रुपए ध्यान रखना, तुम कहीं 5/13 समझ लो। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन के अंदर, 1905 में चंवरी कर के विरोध में 1905 में चंवरी कर के विरोध में किसानों ने अपनी जमीनें पड़त पर रख दी। पड़त पर रख दी तथा सीमावर्ती राज्यों में पलायन करने लगे। सीमावर्ती राज्यों में पलायन करने लगे। नीचे लिखो, 1905 में राव कृष्ण सिंह ने चंवरी कर हटा लिया।
एवं करों की दर में टैक्स रेट, करों की दर में कमी की। हेडिंग लगाओ राव पृथ्वी सिंह। क्या हो गया? नहीं, चमरी कर दिया नहीं फिर, ठीक है ना। जिन्होंने शादी करी उन्होंने तो दिया होगा, बाकी इन किसानों ने विरोध किया, ठीक है ना। अब कोई ऐसा क्या होता है कि भाई जैसे पूरा देश विद्रोह करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पूरी जनता ही विद्रोह करती है। कुछ लोग होते हैं कि भाई ठीक है बढ़ने दे, अपने क्या लेना देना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, राव पृथ्वी सिंह। हेडिंग लगाओ राव पृथ्वी सिंह के समय। पहले समझना फिर लिखेंगे। देखो राव पृथ्वी सिंह के बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहली बात, ये जो आपके कृष्ण सिंह है इनकी निसंतान मृत्यु हुई, मतलब इनके कोई भी संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी तो राव पृथ्वी सिंह को इनवाइट किया गया कामा भरतपुर से, इनको बुलाया गया। भाई जगनेर यूपी वाले ही तो हैं कहीं ना कहीं, ये सारे बताया ना मैंने आपको। तो जगनेर कामा ये पास वाली जगह हैं, तो ये ध्यान रखना। वहां से आपके पृथ्वी सिंह को इन्वाइट किया गया कि आप आए और ठिकानेदार बने। कृष्ण सिंह की मृत्यु पर जनता ने भी थोड़ा सा यूं सोचा कि चलो अब अपने को कुछ फायदा मिलेगा। और जैसे ही आपके पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठे और उदयपुर रियासत से एक फरमान आया कि बोले मिस्टर आप अपना उत्तराधिकारी कर जमा कराएं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कर जनता द्वारा ही दिया जाता था, ध्यान रखना, कर आपके ठिकानेदार को भी देना पड़ता था। जब आप नई नई गद्दी पर बैठेंगे तो आपके ऊपर कर लिया जाएगा, जिसको उत्तराधिकार कर कहा जाता था। तो ये वसूल किया गया। जब उत्तराधिकार कर वसूल किया गया तो ठिकानेदार पृथ्वी सिंह ने वो जमा कराया, और जमा कराया तो पृथ्वी सिंह ने कहा यार अपने खजाने में से कमी क्यों, ठीक है ना। बोले एक काम करते हैं, राशि मेरे को चाहिए, मैं काहे को दूं। सामंतों ने कहा बोले महाराज आप ही को देना है। बोले नहीं, अपन को देना तो है, अपन ने जमा तो करा दिया, लेकिन अब अपने को भरपाई भी तो करनी है। तो लगाओ किसानों पर एक और कर, तलवार बंधाई कर। क्या नाम? तो ध्यान रखना 1906 के अंदर इसी पृथ्वी सिंह ने किसानों पर कौन सा कर लगा दिया, मतलब कि उत्तराधिकारी कर की एवज में, और कौन सा कर लगा दिया गया, तलवार बंधाई कर लगा दिया गया। किसानों ने कहा भाई हमारे कौन सी तलवार बंधाई। बोले मैं कब कह रहा हूं कि तुम्हारे तलवार बंधाई, मेरे तलवार बंधाई, अपन एक ही परिवार के लोग हैं। भाई मैं दू तुम दो, बात एक ही है, मैंने जमा करा दिया, अब तुमसे ले सकता हूं मैं हक से। किसानों का यार ये तो इसका भी बाप निकला रे भाई, वो तो चलो बेटी का ब्याह करे तो टैक्स दें, यहां तो अपने है ही नहीं कुछ ही, तो भी टैक्स देना पड़ेगा। बोले तो साहब इस बात का विरोध किया किसने? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने कहा ये तो अंकल बिल्कुल गलत बात है। और साधु सीताराम को दास को विरोध करता देख इनके साथ में फतेहकरण चारण भी आकर के जुड़ गए कि हाँ बोले साहब मैं भी यही कहता हूँ गलत बात है। साथ में ब्रह्मदेव भी आकर के जुड़ गए, ठीक है ना। अब ये तो बापड़े नए नए जुड़े थे, और जैसे ये जुड़े इनको तो तुरंत निष्कासित कर दिया। बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, इनको यहां से तुरंत निष्कासित कर दिया। और साधु सीताराम दास को बुलाया गया। बोले हमने सुना है आप सरकारी नौकरी करते हैं। बोले हाँ आपके यहाँ पे लाइब्रेरियन हूँ साहब, तो कल से दिख मत जाना नौकरी पर, यू आर सस्पेंडेड। क्या कर दिया गया इनको सस्पेंड कर दिया गया भैया। तो ये ध्यान रखना, इसका विरोध करने वाले, किसका? तलवार बंधाई कर का विरोध करने वाले साधु सीताराम दास को तो क्या कर दिया गया, और सस्पेंड किया गया अपनी नौकरी से, पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी से निकाल दिया गया। और फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को क्या कर दिया, गेट आउट, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने तलवार बंधाई कर नहीं हटाया, ये चलता गया। 84 प्रकार के कर अभी भी रनिंग में। उल्टा जो कर की दर में जो टैक्स रेट अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई लास्ट में जाते जाते कृष्ण सिंह जी ने माफ की थी, इन्होंने वो भी खारिज कर दी कि कोई माफी नहीं है, ठीक है ना, वो और खारिज कर दी इन्होंने। इसके बाद में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद अगला ठिकानेदार कौन बना? राव केसरी सिंह। ये जो राव केसरी सिंह था ये छोटा बच्चा था, अल्पायु में ठिकानेदार बना। अब साहब छोटा बच्चा शासन नहीं चला सकता, तो उदयपुर रियासत में ये मुद्दा उठा कि छोटा बच्चा साहब शासन नहीं चला सकता, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। बोले कुछ नहीं करना, अपने उदयपुर से एक आदमी वहां भेजना है जो उसकी मदद करेगा। मानेंगे कि ठिकानेदार तो वही है, लेकिन एक काम करो, उदयपुर आपके बिजोलिया के अंदर मुनसर मात लागू कर दो। क्या कर दो? ये अपने इतिहास का शब्द है, बोलो क्या लागू कर दो? मुनसर मात लागू कर दो, मतलब कि बिजोलिया का प्रशासन कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधीन कर दिया जाए। कोर्ट ऑफ वर्ड्स का मतलब एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आई बात समझ में? और तुरंत यहां से मतलब कि उदयपुर से एक मुंसरिम भेजा गया, और मुंसरिम किसको बनाकर भेजा? अमर सिंह राणावत। बोलो किसको बना करके भेजा?
अमर सिंह राणावत को यहां से मुंसरिम बना करके भेजा गया और ध्यान रखना इसकी सहायता करने के लिए एक नायब मुंसरिम और बनाया गया। ध्यान से सुनना आप लोग यहां, भाई मुंसरिम तो किसको बना करके भेजा? अमर सिंह राणावत को यहां पर आपके मुंसरिम बना करके भेजा गया। प्रश्न कोई लेवल का दे दे, अधीनस्थ बोर्ड है तो अपने को आना ही चाहिए भैया। और नायब मुंसरिम किसको बना करके भेजा? डूंगर सिंह भाटी। बोलो किसको? तो ये ध्यान रख लेना, नायब मुंसरिम बना करके भेजा गया डूंगर सिंह भाटी को। अब बात ये आई कि भाई उदयपुर से फतेह सिंह जी ने एक लेटर भिजवाया कि बोले अमर सिंह राणावत जी बोले और बिजोलिया के खजाने में से उत्तराधिकारी कर भेजो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नया ठिकानेदार बनाए ना, बोले उत्तराधिकारी कर भेजो। तो यहां पर जितने भी मंत्री कोषाध्यक्ष थे उन्होंने बोले साहब वो तो जनता देती है। बोले जनता कहीं को देती है रे? बोले हमारे पृथ्वी सिंह जी ने तो जनता से लिया था, तलवार बंधाई कर लगा रखा है अपने यहाँ। बोले तुम बावड़े हो गए क्या? बोले ये तो तुम्हें देना है। बोले हम भी यही समझाए थे उनको, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बोले जनता से लेना है। तो हम तो देखे अभी जनता से ही लेना होगा। बोले कोई जनता से नहीं लेना, ऐलान करवा दो कि तलवार बंधाई कर हटा दिया गया है, ठीक है ना, और तुम यहां से जमा कराओ। तो भाई ये ध्यान रखना, अमर सिंह राणावत ने और अपना शासन संभालते ही सबसे पहले तलवार बंधाई कर हटा दिया। लगाया कब था? 1906। हटा कब? 1914। और किसानों की बात देख करके उनके ऊपर जो फालतू के टैक्सेस थे उनको भी हटा दिए गए, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से वो टैक्स केवल और केवल कागजों में हटे, उन पर रियलिटी नहीं आ पाई। चलिए साहब, जब रियलिटी नहीं आ पाई तो हमारे जो साधु सीताराम दास थे उनको यूं लगा यार थक गए, बोले आंदोलन करते करते, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना 1915 आ गया। अब 1915 के अंदर साधु सीताराम दास ने देखा यार, बोले थक गए, बोले यार आंदोलन करते करते क्या करें, हिम्मत टूट रही है। बोले अब तो इनको किसी ने कहा कि बोले तुम्हारे बगल में एक गांव पड़ता है ओछड़ी गांव। बोलो क्या नाम है? और ये ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में है। बोलो कहां पर है ये? और बोले इस ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर और एक स्कूल चल रहा है, बोले विद्या प्रचारिणी सभा का। किसका स्कूल चल रहा है? एक स्कूल चल रहा है, बोले विद्या प्रचारिणी सभा का। और इस स्कूल को चलाने वाले एक बहुत जोरदार माट साहब आए हैं जिनका नाम है विजय सिंह पथिक। बोलो क्या नाम है? बोले हमने तो सुना है यार, बोले बहुत ही गजब का बोलते बताए, बहुत शानदार भाषण देते बताए बच्चों को, बोले सुबह सुबह प्रेयर के अंदर, और उनके अंदर एक बोले देश प्रेम की भावना जागृत करते हैं। बोले मेरे को तो ये लगता है कि अगर विजय सिंह पथिक अपने साथ में जुड़ जाए ना तो आंदोलन सफल हो सकता है। साधु सीताराम दास ने कहा बोले मैं यार मिलूं कैसे? बोले मिलना क्या है, हमने सुना है कि कुछ दिन बाद उसका और एक वार्षिक अधिवेशन आयोजित होने वाला है विद्या प्रचारिणी सभा का, मतलब एनुअल फंक्शन करने वाले हैं वो लोग, और उस एनुअल फंक्शन में तुम चले जाओ, वहां तुम्हें विजय सिंह पथिक मिल ही जाने, उनसे मुलाकात कर लेना, ऑफर दे देना बिजोलिया आने का। तो ये ध्यान रखना, ये जो साधु सीताराम दास हैं ये जाकर के सीधे किससे मिले? विजय सिंह पथिक से। और विजय सिंह पथिक ने इनका निमंत्रण स्वीकार किया और 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़ गए। यहां से आपके दूसरा चरण शुरू होता है। आई बात समझ में? और यहां तक आपके पहला चरण समाप्त। तो लिखिएगा आप लोग यहां पर, राव पृथ्वी सिंह के समय लिखना 1906 में कृष्ण सिंह की कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु पर और थोड़ा सा प्रेस करके बोल ले, ठीक है ना। कभी कभार क्या ज्यादा प्रेशर लगा के बोलते हैं तो ईश्वर सुन लेता है फिर ऐसे। लिखो, कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु पर कामा से पृथ्वी सिंह को बुलाकर नया ठिकानेदार बनाया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा,
उदयपुर रियासत द्वारा उत्तराधिकारी कर मांगे जाने पर उत्तराधिकारी कर मांगे जाने पर पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवार बंधाई कर लगा दिया। तलवार बंधाई कर लगा दिया तथा करों में की गई छूट को समाप्त कर दिया। करों में की गई छूट को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसका विरोध करने पर साधु सीताराम दास को पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी से हटा दिया गया। पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी से हटा दिया गया। जबकि फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव को फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया। फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया। बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया। राउंड 2 खत्म, राउंड 3 पर चलते हैं। लिखो, राव केसरी सिंह, राव केसरी सिंह 1914 से 41, लिखिएगा। 1914 में केसरी सिंह को 1914 में केसरी सिंह को अल्पायु में ठिकानेदार बनाए जाने पर उदयपुर रियासत द्वारा बिजोलिया में मुनसर मात नहीं, सामने लिखा हुआ है मुनसर मात ब्रैकेट में कोर्ट ऑफ वार्ड्स ये दिखाना इनको स्क्रीन।
किसको? मेरे को। कोर्ट ऑफ वर्ड्स, मुनसरमात ब्रैकेट में कोर्ट ऑफ वर्ड्स लागू कर दी गई, लागू कर दी गई। तथा अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का मुंसरिम, अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का मुंसरिम एवं डूंगर सिंह भाटी को नायब मुंसरिम, नायब जैसे नायब तहसीलदार होता है ना, नायब मुंसरिम नियुक्त किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखना 1914 में अमर सिंह राणावत ने 1914 में अमर सिंह राणावत ने तलवार बंधाई कर हटा लिया, तलवार बंधाई कर हटा लिया नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 1915 में साधु सीताराम दास विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ गए। ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ गए तथा विजय सिंह पथिक को बिजोलिया आने का आमंत्रण दिया। बिजोलिया आने का आमंत्रण दिया। तो ये आपके पहला चरण यहां पर क्या होता है? समाप्त। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में आपके आता है द्वितीय चरण। ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चरण है तो वो कौन सा है? द्वितीय चरण। और ये जो द्वितीय चरण है ये आपके 1916 में स्टार्ट होता है और 1916 से लेकर के और 1923 तक चलता है, मतलब कि विजय सिंह पथिक की एंट्री से लेकर के गिरफ्तारी तक। और ध्यान से सुनना आप लोग। अब सबसे पहली बात, मैं आपसे अगर यहां पर पूछूं कि विजय सिंह पथिक आंदोलन से कब जुड़ेंगे, मतलब कि 1916 के अंदर है। और ये जो विजय सिंह पथिक है ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। किसके आग्रह पर जुड़े थे? साधु सीताराम दास के आग्रह पर। और अब ध्यान से सुनना, इन्हीं विजय सिंह पथिक ने आपके 1917 के अंदर, बोलो कब की बात है? अच्छे से याद करना। अब जो मैं बात आपको यहां पर बताऊंगा, विजय सिंह पथिक ने कब? 1917 के अंदर। और वो दिन था आपके कौन सा? हरियाली अमावस्या। बोलो कौन सा दिन है?
और हरियाली अमावस्या आश्विन में आती है या भाद्रपद में? बोलो कब आती है? दोनों में ही नहीं आती भैया, श्रावण में आती है, ध्यान रखना। बोलो कब आती है? और कई लोग बोले भाद्रपद में आती है। हमारे पूरे कल्चर के अंदर केवल 6 ही अमावस्या आती है, ध्यान रखना। और 6 अमावस्या बड़ी आसान है भैया। अगर आपसे पूछे बड़मावस, तो जैसे ही बड़मावस पूछे ना, बड़ा कौन होता है, देवर या जेठ? अरे बड़ा कौन होता है, देवर या जेठ? तो जेठ के महीने में कौन सी अमावस्या आएगी? वो लिख कर दे, हरियाली अमावस्या। हरियाली कौन से महीने में? जब बारिश ज्यादा हो। और बारिश कौन से महीने में ज्यादा होती है? फिर वो लिख करके देगा आपको सतिया अमावस्या, सबसे बड़ी अमावस्या सतिया अमावस्या होती है। बोलो कौन सी होती है? सबसे बड़ी अमावस्या सतिया अमावस्या होती है। बड़ी है तो बड़े महीने में आएगी। और बड़ा महीना कौन सा है? भाद्रपद। तो भाद्रपद वाली अमावस्या क्या कहलाएगी? फिर लिख करके देता है सर्व पितृ अमावस्या। जैसे ही पितरों का नाम आ जाए, आश्विन का महीना फिक्स है। हम लोग हमारे पितरों को भोग कब लगाते हैं रे? और जैसे ही पितरों का नाम आ जाए तो आश्विन का महीना फिक्स है। तो आश्विन वाली अमावस्या क्या कहलानी है? सर्वपितृ अमावस्या। फिर एक अमावस्या दीपावली वाली आती है। दीपावली कौन से महीने में आती है? और अगर ये भी किसी को नहीं पता तो गेट आउट फ्रॉम हियर। ध्यान रखना, दीपावली भैया कार्तिक में आती है। अपना सबसे बड़ा त्योहार यही है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, फिर बसती है आपकी मौनी अमावस्या। M फॉर मौनी, M फॉर माघ। बोले सर M फॉर माघ शीज भी होता है। माघ शीज के महीने में कोई त्योहार नहीं आता, तो बचा क्या? तो ध्यान रखना, M फॉर मौनी, M फॉर माघ। जिंदगी में अमावस्या गलत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये ध्यान रखना। बड़मावस दिमाग में सेट। बड़ा कौन? जेठ। फिर पूछा हरियाली, अच्छा। बारिश का महीना श्रावण। फिर बोला सतिया, अच्छा सबसे बड़ी, तो बड़े महीने में भाद्रपद का महीना। वो बोला सर्वपित्र, अरे पित्र आ गए। फिर बोला दीपावली, मोनी, M फॉर मोनी, M फॉर। जिंदगी में एक गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आप लोग पढ़ लो। कर दी ना वही वाली बात। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं, ये हम लोगों का कर्तव्य होता है ये तो, ठीक है ना। इसकी तनख्वाह मिलती है हमें ये बताने की। आई बात समझ? तुम यूँ कहें को, जब हाँ कोई हट करके कोई काम किया हो तो तालियां बननी चाहिए। तो क्या है, तो जिम्मेदारी है, ठीक है ना। असली तालियां तो तब बजनी चाहिए जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तब वो है जोरदार चीज। मतलब हम तो लोगों को कहते हैं, लोग कहते हैं बोले आप यार व्हाट्सएप पे स्टेटस बहुत कम लगाते हो। बोले हमारा स्टेटस जिस दिन बढ़ेगा, जिस दिन हमारे व्हाट्सएप पे हमारे विद्यार्थी की फोटो लगेगी, तब जोरदार स्टेटस लगेगा। तो मैं तो यही वेट कर रहा हूं कि तुम में से कोई सेलेक्ट हो, तब मैं नीचे लिखूं कि हमारे प्रिय विद्यार्थी ... का और कंप्यूटर अनुदेशक में सिलेक्शन, ठीक है ना। और वो हमारी रीच बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? चलिए, तो ये ध्यान रखना। अब अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। हरियाली अमावस्या कौन से महीने में आती है? तो श्रावण अमावस्या के दिन आपके विजय सिंह पथिक ने, और भैया बेरीसाल गांव के अंदर, कौन से गांव में? ये जरूर याद रखना, कौन से गांव के अंदर? बेरीसाल गांव के अंदर कितने सदस्यों की? 13। बोलो कितने? और 13 सदस्यों की एक पंचायत बनाई जिसका नाम रखा ऊपर माल पंच बोर्ड। बोलो क्या नाम है? पंच बोर्ड। ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसमें कितने मेंबर थे भैया? वापस बोलो कितने मेंबर थे? और इस ऊपर माल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया, मन्ना जी पटेल। बोलो क्या नाम? ध्यान रखना, अभी तक के बिजोलिया किसान आंदोलन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है। आई बात समझ में? अच्छे से याद करना। विजय सिंह पथिक ने कब, किस दिन, कौन से गांव में, कितने मेंबर, किसका गठन और अध्यक्ष किसको बनाया? सुनना, एक बार मैंने एक परीक्षा में एक प्रश्न देखा था कि विजय सिंह पथिक आंदोलन से कब जुड़े। 16 ऑप्शन में नहीं था, तो ध्यान रखना नियरेस्ट 17 को अपन मान सकते हैं, छोड़ना नहीं है प्रश्न को, नियरेस्ट वाला अलाउड होता है भाई। यहां तक की बात क्लियर। फिर विजय सिंह पथिक को लगा यार, बोले केवल अपन ने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कर लिया, इससे तो किसानों में एकता स्थापित हो गई। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि यहां पर सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे और जो पंचायत व्यवस्था में विश्वास करते थे। विजय सिंह पथिक ने यही एनालिसिस किया साल भर कि इन लोगों को एकजुट करने का एक ही तरीका है, पंचायत बिठाओ इनकी, और ऊपर माल पंच बोर्ड का फिर गठन किया गया। वहीं पर आप लोग ध्यान रखना कि भाई विजय सिंह पथिक को लगा यार, बोले किसान तो एकजुट हो गए, लेकिन आंदोलन को रीच कैसे मिलेगी? और भैया किसी भी चीज को रीच देनी हो आजकल तो सबसे अच्छा माध्यम, अरे सोशल मीडिया। उस टाइम पे होगी क्या? केवल मीडिया। बोलो क्या?
मीडिया सबसे बड़ा माध्यम होता है, किसी को उठाना हो तो मीडिया, गिराना हो तो मीडिया। रिया चक्रवर्ती को फेमस किया तो मीडिया ने किया, नहीं था क्या? हाँ, बावड़ों की तरह बोले कैमरा ले घूम रही है, देखो रिया चक्रवर्ती ये सफेद गाड़ी में जा रही, तुम्हें क्या ही मतलब है रे? लेकिन माहौल पूरा बना देते हैं हमारे। चलिए साहब, तो ये ध्यान रख लेना, विजय सिंह पथिक को अपने दोस्त की याद आई, और विजय सिंह पथिक का एक लंगोटिया यार था, और जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। विजय सिंह पथिक ने और सीधे कांटेक्ट किया किससे? गणेश शंकर विद्यार्थी से, और इस गणेश शंकर विद्यार्थी से मुलाकात करी। बोले और भाई आजकल क्या चल रहा है? विजय सिंह पथिक ने कहा अपने तो आंदोलन चल रहे हैं। और बोले मैंने सुना रे यार तू आजकल मीडिया में बहुत छा रहा है। बोले हाँ यार, एक छोटा सा पेपर निकालता हूँ, और वो प्रताप नाम से। बोले प्रेस कहाँ लगा रखी है? बोले कानपुर में लगा रखी है यार। और मैंने सुना है बोले यार तो ये तेरा पेपर बड़े बड़े लीडर पढ़ते है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब तेरा पेपर पढ़ते बताए। हाँ बोले यार भगवान की कृपा है, चल जाता है काम, हम भी ऐसी ही बात करते हैं। तो बोले साहब भगवान की कृपा है, कानपुर में छोटा सा बिजनेस है, प्रताप समाचार पत्र, सप्ताह में एक बार आ जाता है, उसको सब लोग खरीद लेते हैं, लेकिन हाँ बोले बहुत अच्छा प्रभाव चल रहा है। तो बोले तू यार एक काम कर, फिर जब बड़े बड़े लीडर तेरे पेपर को पढ़ते हैं तो एक छोटे से कोने में अपने बिजोलिया खबर छाप देना, तेरा भला ही करेगा भगवान। वैसे ही किसान बड़े दुखी हैं, दुआएं देंगे तेरे को, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, अपने प्रताप नामक समाचार पत्र में एक कैबिनेट बना करके बिजोलिया की खबर को छाप दिया। जब बिजोलिया की खबर को छापा तो ये, और जो बिजोलिया था ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होने लगी। और जब राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना, मतलब कि गांधी, नेहरू ऐसे लीडर्स ने जब इसको पढ़ा, तो यहां पर जो आपके लोकल क्रांतिकारी थे, जिनके अंदर एक माणिक्यलाल वर्मा, इन माणिक्यलाल वर्मा को भी लगा यार बोले कितनी मेहनत कर रहा है अगला आदमी, अपने को भी मदद करने के लिए जुड़ना चाहिए। तो माणिक्यलाल वर्मा भी विजय सिंह पथिक के साथ हो लिए। इन्हीं को देख करके रामनारायण चौधरी को भी लगा कि नहीं यार अपने को भी साथ में जुड़ना चाहिए, और ये रामनारायण चौधरी भी इनके साथ में हो लिए साहब। तो ये ध्यान रखना, अब एक नहीं 3 क्रांतिकारी यहां पर जुड़ गए, और विजय सिंह पथिक ने एक समाचार पत्र अपने हाथ से लिख करके निकाला, जिसका नाम था ऊपर माल का डंका। बोलो क्या नाम था? और ये ध्यान रखना, ये आपके कौन सी भाषा में था? मेवाड़ी। बोलो कौन सी भाषा में? तो आप लोगों से पूछे कि मेवाड़ी भाषा में ऊपर माल का डंका नामक समाचार पत्र किसने निकाला? आप इस आंदोलन को फील करते हुए पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा कि ये जो विजय सिंह पथिक है, ये चाहते हैं कि आंदोलन एक नेशनल लेवल पर जाए, और उसको ले जाने के लिए मीडिया बहुत जरूरी है। तो इन्होंने अपने दोस्त, इनको पता लगा कि अपने फ्रेंड का प्रताप नामक समाचार पत्र निकलता है, बहुत फेमस है बोले, ठीक है ना। बोले जब तक लीडर उसको पढ़ नहीं ले तब तक उनका खाना ही नहीं पचे, ऐसा समाचार पत्र था। तो बोले यार तू उसमें छाप दे, तो गांधी जी भी पढ़ेंगे उसको, नेहरू जी भी पढ़ेंगे उसको, और लाला लाजपत राय पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक पढ़ेंगे, विपिन चंद्र पाल पढ़ेंगे, सब इतने बड़े लीडर पढ़ेंगे, तो अपना काम कहीं ना कहीं तो होगा। तो बोले ठीक है, बोले कोई बात नहीं यार, बोले तू कहेगा छापेंगे यार। तो फिर उस खबर को छापा, तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना। और जब कोई चीज हाईलाइट होती है ना, तो उससे जुड़ने की लोग कोशिश करते हैं। आई बात समझ में? तो लोग कोशिश करते हैं, उसी के बीच माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी इस आंदोलन में एंटर हो जाते हैं। ये जैसे ही एंटर होते हैं, विजय सिंह पथिक एक समाचार पत्र निकालते हैं, ऊपर माल का डंका, हाथ से लिख करके, कि लोगों को लगना चाहिए कि आदमी कितनी मेहनत करता है। लेकिन चलो मीडिया में भी आ गए। विजय सिंह पथिक ने देखा यार कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, गांधी जी ने पढ़ी न्यूज, कोई खबर ही नहीं आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों ना एक बार गांधी जी से मिल ही लें। अपन पता किया गांधी जी कहाँ हैं, तो बोले पता लगा वो अभी वर्धा महाराष्ट्र है। कहाँ गए हुए हैं? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर गए हुए हैं बोले गांधी जी। अच्छा तो फिर अपने को वहीं चलना चाहिए। तो विजय सिंह पथिक ने तुरंत 1919 में टिकट करवाया, और ये विजय सिंह पथिक यहां से रवाना होकर के सीधे कहां चले गए? आपके वर्धा महाराष्ट्र। और वर्धा महाराष्ट्र में जाकर के और इन्होंने मुलाकात करी किससे? महात्मा गांधी से। बोलो किससे? इन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात करी। और जैसे ही महात्मा गांधी के रूम में और विजय सिंह पथिक एंटर हुए, महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को कहा, बोले आओ राष्ट्रीय पथिक। क्या कहा? आओ राष्ट्रीय पथिक। एक इतने बड़े लीडर के मुंह से ये शब्द सुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इतने बड़े लीडर से कोई शब्द सुनते हैं। हम भी कभी जब अपने क्षेत्र में जाएंगे और कोई आपके सर्वे करने के लिए कोई आईएएस अधिकारी आए और वो कहे ये हमारे, और आपको कह के जाए यार ये कंप्यूटर निदेशक बिल्कुल कर्मठ और जुझारू आदमी है, तो अपने को एक अलग ही फील होता है। तो महात्मा गांधी ने कहा, बोले आओ राष्ट्रीय पथिक। विजय सिंह पथिक को लगा जानते तो हैं यार अपने को भी लोग, ठीक है ना। तो बोले अब ये प्रश्न बन गया कि विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक कहने वाले कौन?
और बोले बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है बिजोलिया वाला काम? बोले सर बिल्कुल बकवास चल रहा है। बोले एकदम कोई लेना देना ही नहीं है, ठिकानेदार के कोई फर्क नहीं पड़ता। फतेह सिंह जी को पास भी रिपोर्ट भेजी लेकिन कोई वो नहीं। आपको हकीकत बताऊं बोले बापू स्थिति तो ये बनी पड़ी है कि 75% टैक्स ऐसे ही चल जाता है, क्या खाएगा किसान आप ही बताओ, ठीक है ना। मेहनत करता है सारे दिन भर, बचता कुछ नहीं है। कई किसान तो इस स्थिति में है कि उनको तो ये सोच आ चुकी है कि बोला आत्महत्या ही कर लें, इससे बढ़िया तो परिवार को जला दे, आत्मदाह कर दे, ठीक है ना। आदमी दो चार चीज अपनी तरफ से जोड़ के बोलता ही है। महात्मा गांधी ने कहा अरे नहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, और मैं भेजता हूं, बोले एक काम करना, मैं अपने सहयोगी को भेजता हूं महादेव देसाई को, जाकर के मिल के आएगा फतेह सिंह से जाकर। बोले क्या लपड़ा लगा रखा है? बोले और धमकी दे के आनी पड़ेगी। बोले फतेह सिंह जी, गांधी जी आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। बोले बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गांधी जी की धमकी थी, बोले मान जाओ नहीं तो गांधी जी आ जाएंगे। नाम से ही बड़ा नहीं खौफ भी था उस समय वाकई में, क्योंकि ऐसा लगता था कि हमें तो लगता हम क्या है थोड़े से राष्ट्रवादी है ना, तो हम लोगों को यूँ लगता है कि नहीं कुछ नहीं था लेना देना। हकीकत ये थी कि जिस आंदोलन में गांधी जी का नाम जुड़ जाता था ना, वहाँ पर सामने वालों की हालत तो खराब हो जाती थी कि बड़ा लीडर था तो यूँ लगता था सामने वालों को अनशन पे बैठ जाएगा। गांधी जी से अनशन बर्दाश्त नहीं होते थे, कितने दिन टिक जाए आदमी, तुरंत बोले मरवाओगे, बोले खत्म करो आंदोलन। बोले महाराज क्या मांगे हैं? तो ऐसे कई इन्होंने आंदोलन अनशन पर बैठ के ही खत्म किए हैं। आई बात समझ में? तो फर्क तो बड़ा पड़ता था। तो महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को भेजा कि जाकर के मिल के आना फतेह सिंह जी से। बोले ठीक है। बोले साहब विजय सिंह पथिक ने कहा बोले चलते हैं। बोले अब हम, बोले हाँ ठीक है, फिर कभी मुलाकात होगी, आइएगा कभी कोई अधिवेशन में, वहाँ मिलते हैं। बोले साहब गांधी जी ने इन्विटेशन दे दिया। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने जाते जाते बोले यार वर्धा हम कुछ तो कर चलें। तो वर्धा के अंदर इन्होंने एक स्थापना करी, राजस्थान सेवा संघ। किसकी स्थापना? हो सकता है ये प्रश्न आपके पेपर में छपा हुआ हो अब की बार, ध्यान रखना। राजस्थान सेवा संघ, बोलो किसकी स्थापना? पहली बात, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक प्लस अर्जुन लाल सेठी। बोलो क्या नाम? अर्जुन लाल सेठी। अपने बगल में एक चोमू करके स्थान पड़ता है, उस चोमू ठिकाने में नौकरी किया करते थे अर्जुन लाल सेठी। अपने जयपुर वाले माधो सिंह जी ने कहा आप आओ हमारे पास नौकरी करो। तो साहब इन्होंने कहा कि मैं नौकरी करूंगा तो इन अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा रे, तो मना कर दिया। बोले मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, मैं भगाने का ही काम करूंगा इनको। एक इनके साथ में जुड़ गए कौन? केसरी सिंह बारट। बोलो कौन? ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को ही झोंक दिया, खुद के भाई, अपना पुत्र सब, और स्वतंत्रता सेनानी बने बैठे थे। तो ये ध्यान रख लेना, केसरी सिंह बारट भी इनके साथ में थे। इन तीनों ने मिलकर के स्थापना करी आपके किसकी? राजस्थान सेवा संघ। और ये ध्यान रखना स्थापना कहां पर की गई? और इसी राजस्थान सेवा संघ के झंडे के नीचे इन्होंने 1920 में एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था राजस्थान केसरी। बोलो क्या नाम? वापस बोलो क्या नाम? तो इन्होंने समाचार पत्र निकाला राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र कब निकाला गया? कहां से निकाला गया? किसके नीचे निकाला गया? 1920 के अंदर इस राजस्थान सेवा संघ को ट्रांसफर करके कहां ले आए? अजमेर ले आए। अजमेर से 1922 में एक समाचार पत्र निकाला, और अजमेर से जो समाचार पत्र निकाला उसका नाम था नवीन राजस्थान। बोलो क्या नाम? और ये जो आपके नवीन राजस्थान है, तुरंत गवर्नमेंट द्वारा, मतलब कि उस समय की सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो पेपर बंद। लेकिन ध्यान रखना, आज अगर मैं कहूं कि राजस्थान पत्रिका पर प्रतिबंध लग जाए तो राजस्थान पत्रिका बंद हो जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। उनको केवल और केवल क्या करना पड़ेगा? राजस्थान हटा के राजपूताना छापना पड़ेगा। राजस्थान हटा के क्या करना है? वो राजपूताना पत्रिका के नाम से निकाल देंगे। भाई प्रेस मशीन थोड़ी बंद हो जाएंगी। भाई आपने किस पे प्रतिबंध लगाया? ठीक है, वही काम यहां पर हुआ। आपने नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, खूब लगाओ। हम इसका नाम बदल देते हैं, हम नवीन की जगह क्या रख देंगे? हम तरुण राजस्थान रख देंगे। और बोले साहब आपको ऐसा लगता है तो हम अजमेर से नहीं छापेंगे, हमारी मशीनें ले जाते हैं ब्यावर, वहां चला लेंगे हम तो प्रेस। तो ये ध्यान रखना, ये कहां से छापा गया? ब्यावर से छापा गया। आई बात समझ में? तो ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 1919 में ये महाराज कहां जाते हैं? किससे मुलाकात करते हैं? गांधी जी इनको क्या कहकर बुलाते हैं? वापस लौटते समय ये एक तो अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारट के साथ में मिलकर के किसकी स्थापना करते हैं? 1920 में यहां से कौन सा पेपर निकलता है? 1920 में ये सेवा संघ वर्धा से कहां आ गया? और अजमेर से कौन सा पेपर निकला? जब इस पर बैन लगा दिया गया तो ये पेपर किस नाम से निकला? और तरुण राजस्थान कहां से निकला?
पूरी स्टोरी समझ में आ गई यहां तक की? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए साहब, अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ गई तो ध्यान रखना 1919 के अंदर ही, बोलो कब की बात? 1919 के अंदर ही। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जब ऐसा पता चला कि महादेव देसाई और फतेह सिंह जी से मिलने के लिए आए और फतेह सिंह जी को कहा करके कहा, क्यों आफत मोल ले रहे हो, बड़े धमाके हो जाने हैं। गांधी जी कह रहे थे गुस्सा है आपसे, समझो आप कोई बात को। इधर तिलक ने भी एक पत्र भेज दिया था इधर फतेह सिंह के पास, लिखा था कि बोले याद करो सांगा और कुंभा और महाराणा प्रताप जैसों को, जिन्होंने इन्हीं जनता के लिए और जंगल और पहाड़ियों का रास्ता चुन लिया था, आज आप क्या कर रहे हो, बोले फतेह सिंह जी। तो इनको लगा यार बड़े बड़े लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो बड़े बड़े लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो इन्होंने तुरंत अप्रैल 1919 के अंदर एक आयोग गठित किया जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। दूसरे चरण की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, कौन सा आयोग? तो इन्होंने तुरंत एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। और ये जो आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, इसके अंदर टोटल 3 मेंबर थे। कितने? इसमें 3 सदस्य थे भाई, ठीक है ना? इसमें 3 सदस्य थे। और ये जो 3 सदस्य थे ये आपके कौन कौन थे? एक तो मेरे को साफ ही नजर आ रहा है, बिंदुलाल भट्टाचार्य। एक तो कौन हो जाएगा? तो एक तो मेरे को साफ नजर आ रहा है बिंदुलाल भट्टाचार्य, जिसके नाम से ये आयोग है। और ये बिंदुलाल भट्टाचार्य मतलब इस आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। बोलो क्या है? ये इसके अध्यक्ष है। दूसरे नंबर पर एक अफजल अली को बुलाया गया। और ये अफजल अली जो है ये उस समय आपके मेवाड़ के अंदर न्यायाधीश थे। क्या थे ये? तो ये उस समय आपके मेवाड़ के अंदर न्यायाधीश हुआ करते थे। और ऐसे ही ध्यान रख लेना, एक मुंसरिम बुलाया गया जिसका नाम क्या है? अमर सिंह राणावत। बोलो क्या नाम है? इनको तो आना ही आना है भैया, आप भी थोड़ा सा देखना बोले यहां पर क्या चल रहा है। तो अमर सिंह राणावत जो कि मुंसरिम थे, तो इनको भी बुलाया गया। तो इन तीनों ने मिलकर के और बिजोलिया में जांच करी। और जांच करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी। और ये ध्यान रख लेना, वो रिपोर्ट किसके पक्ष में थी? किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्रकाशित करी। किसके पक्ष में? तो इन्होंने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्रकाशित की। लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आंदोलन रुकेगा या जारी रहेगा? जारी रहेगा। लेकिन जारी रखने से पहले यहां तक का अपन नोट करते हैं पहले। चलिए तो लिखिएगा आप लोग, ध्यान रखना। आंदोलन मतलब कि जैसे अपन एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ना, वो पूरा मामला आपके चलने वाला है, ठीक है ना? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए लिखिएगा आप लोग, लिखो द्वितीय चरण के अंदर 1916 में, पहले तो हेडिंग लगा दो द्वितीय चरण, फिर लिखना 1916 में विजय सिंह पथिक। 1916 में विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के आग्रह पर साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े, नेक्स्ट लाइन में सुपर इंपोर्टेंट लगा के लिखना, 1917 में 1917 में हरियाली अमावस्या, 1917 में हरियाली अमावस्या ब्रैकेट में लिखना श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने
बैरीसाल गांव में, विजय सिंह पथिक ने बैरीसाल गांव में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। नीचे लिखना सेंटर में, कुल सदस्य 13, कुल सदस्य 13, कुल सदस्य 13। नीचे लिखो अध्यक्ष, अध्यक्ष लिखो डैश लगा करके, मन्ना जी पटेल, मन्ना जी पटेल। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, हाँ लिखो, विजय सिंह पथिक के कहने पर विजय सिंह पथिक के कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने, विजय सिंह पथिक के कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र में, प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया की खबरों का प्रकाशन किया। बिजोलिया की खबरों का प्रकाशन किया, जिससे यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ, जिससे यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, विजय सिंह पथिक ने मेवाड़ी भाषा में, विजय सिंह पथिक ने मेवाड़ी भाषा में ऊपर माल का डंका नामक हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला। हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला। नेक्स्ट लाइन में लिखो, विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर, विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर, विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर माणिक्यलाल वर्मा एवं रामनारायण चौधरी भी आंदोलन से जुड़ गए।
आंदोलन से जुड़ गए। नेक्स्ट लाइन में लिखो 1919 में विजय सिंह पथिक 1919 में विजय सिंह पथिक वर्धा ब्रैकेट में महाराष्ट्र गए। वर्धा ब्रैकेट में महाराष्ट्र गए तथा महात्मा गांधी से मुलाकात की। तथा महात्मा गांधी से मुलाकात की। महात्मा गांधी से मुलाकात की। नेक्स्ट लाइन में लिखना महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय पथिक कहा। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय पथिक कहा तथा अपने सहयोगी महादेव देसाई को महाराणा फतेह सिंह से मिलने उदयपुर भेजा। एक सेपरेट पॉइंट बनाना राजस्थान सेवा संघ सुपर इंपोर्टेंट लगा करके, और थोड़ा इस तरह बनाना कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए बाद में, ठीक है ना। हेडिंग बनाओ राजस्थान सेवा संघ। हाँ, रेड पेन से हेडिंग लगाओ। क्या हो गया? राजस्थान सेवा संघ। सबसे पहले लिखो स्थापना। स्थापना 1919 डैश लगा के वर्धा महाराष्ट्र में। 1919 डैश लगा करके वर्धा महाराष्ट्र में। नीचे लिखो संस्थापक विजय सिंह पथिक। क्या हो गया? चलो तो ये लिख लो, तुम आएगा ही तो ये लिखो विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट। विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट। नीचे लिखना 1920 में वर्धा से 1920 में वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला गया। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला गया जो देसी राज्यों की प्रजा का प्रथम समाचार पत्र था।
नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 1900, हाँ जी क्या आप लोगों ने वो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न देखा है, ठीक है ना। तरुण राजस्थान के संपादक पहले रामनारायण चौधरी थे, बाद में जयनारायण व्यास बने थे। संबंधित नहीं था, वो संपादक बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जयनारायण व्यास तरुण राजस्थान के संपादक रहे। आपने जो प्रश्न देखा था वो प्रश्न आया हुआ है कि जयनारायण व्यास से संबंधित गलत कथन छाटिए, उसमें ये प्रश्न था और उसका आंसर था कि ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। गलत, ठीक है ना। लिखो क्या लिखवाया, नेक्स्ट लाइन में लिखो 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तथा 1922 में नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगाए जाने पर इसे ब्यावर से तरुण राजस्थान के नाम से, अभी मैं तुम्हें बहुत बढ़िया डायलॉग सुनाता है तो खैर अभी जिसने बोला है ना मेरे को टोका है वो बाद में रुकना, एक डायलॉग बताऊंगा तुम्हें। लिखो इसे ब्यावर से तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया। नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगाए जाने पर इसे ब्यावर से तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया। कौन है वो अजमेर बोलने वाले? नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना। नोट लगा के लिखिएगा रामनारायण चौधरी एवं माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी एवं माणिक्यलाल वर्मा, अरे रामनारायण चौधरी एवं माणिक्यलाल वर्मा काटो, जयनारायण व्यास, लिखो रामनारायण चौधरी एवं जयनारायण व्यास मौका मिला है ना। लिखो रामनारायण चौधरी एवं जयनारायण व्यास तरुण राजस्थान समाचार पत्र के
संपादक थे, संपादक थे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, महाराणा फतेह सिंह ने, अलग से लिखना, महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया की जांच के लिए बिजोलिया की जांच के लिए आयोग गठित किया। आयोग गठित किया। कॉपी। क्या हो गया? कार्रवाई कर देता तो इतना टंडा ही खत्म हो जाता ना, यही कार्रवाई कर लेता, फालतू ही आगे के साल और बढ़ाए। अभी तो एक और बार कराएंगे। कल तो वीडियो का रिजल्ट आ गया है, तुम में भी किसी का माहौल बना क्या? अरे गजब, हाथ खड़े करना, बहुत गजब। मेड़ता लिख लिए? तेरे को महिलाओं से इतनी समस्या क्या है कि ईश्वर भगवान तेरी सुन ही ले। अब भगवान तेरा दूर दूर तक महिलाओं से कोई नाता ही नहीं हो। अच्छा, इसीलिए है। हाँ, कोई जानता हो तो भैया उन तक खबर पहुंचाने की कृपा करे। हाँ, तो खबर पहुंचाना, ठीक है ना? बस आप तो इतना कह देना, बोले महिलाओं पर व्यंग्य करता है, ठीक है ना? हाँ, ये अभी तो महिलाओं के पीछे बैठा है, बाद में ये और क्लास में पीछे देखेगा और पीछे जाने की जगह है क्या, लटक के पड़ेगा फिर। क्या हो गया? तो फिर बद्दुआ गाय को ले रहा है, भारी पड़ जाएगी। हाँ, आगे बढ़े, चलिए साहब। ईश्वर के भी खेल निराले, मेरे को दया आती है सामने वालों पे। चलिए साहब, मेरा बुरा तो नहीं लगा? लग जाए तो मेरा क्या कर लेगा? हाँ जी,
चलिए साहब, अब आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुनना भाई इस आंदोलन के बारे में, बातचीत बंद बिल्कुल। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, अभी अपन ने बात करी कि भाई बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया, लेकिन इस आयोग के रिपोर्ट पेश करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 1919 के अंदर, भाई अब इस आंदोलन को एंडिंग पर लेकर के चलते हैं, बातचीत बिल्कुल बंद कर दीजिए। 1919 के अंदर आपके इस आंदोलन का मुद्दा उठ गया कहां पर? कांग्रेस के अंदर। आप लोग ध्यान रखना, ये उस समय सबसे बड़ा दल था, और अगर ये सबसे बड़ा दल था तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर मुद्दा जाना मतलब कि ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है अब। तो कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, मतलब 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? और कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के अंदर, और तिलक द्वारा, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं, उन बाल गंगाधर तिलक ने और इस बिजोलिया का प्रस्ताव रखा। तो ये ध्यान रख लेना, तिलक द्वारा और इस बिजोलिया का प्रस्ताव रखा गया। जब बिजोलिया का प्रस्ताव तिलक ने रखा और ये कहा कि हमें कहीं ना कहीं और मदद करनी चाहिए, तो इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए दो लोगों ने कहा। एक तो आपके गांधी जी ने कहा कि बोले तिलक जी आप इस प्रस्ताव को वापस लीजिए, और ध्यान रखना एक आपके मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखना, ये आंदोलन जो अपन पढ़ रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि जैसे अपन एक रिपोर्ट लिखते हैं ना, वो ये रिपोर्ट चल रही है पूरी, वही चीज है इसके अंदर। अब आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों को क्या है, स्टेप बाय स्टेप, भाई बातचीत नहीं, इधर ध्यान दो, सुन लो आप लोग, हाँ इधर ध्यान से सुनो आप लोग। तो 1919 के कांग्रेस के अधिवेशन में, देखो नुकसान तुम्हारा ही होना है, आई बात समझ में। और मेरे दिमाग कोई लाइन अगर मान लो ऐसे चूक गई, मेरे को याद नहीं आई, तो फिर वो रह जानी है। मेरी क्या है, याददाश्त बहुत कमजोर है पहले ही, ठीक है ना। मैं क्या कोई बात करता है तो फिर मेरे दिमाग से चली जाती है वो बात, फिर मैं सीधे वहां आ जाता हूं कि 1941 में यह आंदोलन टी विजय राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से समाप्त हुआ। तो सावचेत, ठीक है ना, करवा दो तो तुम्हारी एग्जाम में बैंड बच जाएगी फिर, आई बात समझ में। तुम्हें तो यूं ही लगता है हल्का कि ये ध्यान रखना, अगर आरपीएससी एग्जाम लेता ना तो मेरे को बिल्कुल डर नहीं होता कि ठीक है आरपीएससी का लेवल मैं जानता हूं क्या पूछ सकता है। अधीनस्थ बोर्ड से तो हम ही घबराते हैं यार, क्या ही पूछ ले, बोले यार क्या क्या पढ़ाए। ये अधीनस्थ बोर्ड होता तो हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें मतलब हमको भी नहीं पढ़ना पड़ता, एक भी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब खरीदने की जरूरत नहीं होती, जो मास्टरों ने पहले पढ़ाया वही पढ़ा दो, ठीक है ना। लेकिन ये तो अब अधीनस्थ बोर्ड है, इसका भरोसा नहीं है कहाँ से क्या निकाल रहा है, आई बात समझ में। इसलिए थोड़ा सा फोकस रखो आप लोग। और आपको एक चीज तो देखनी चाहिए, हम आंदोलन को 1897 से लेकर के चला के आ रहे हैं, बीच में अपन ने एक कड़ी स्किप नहीं करी। आप ये देखो कि टाइम टू टाइम चलता जा रहा है, रिदम में एकदम। और ये रिदम जब तक आपको नहीं आएगा ना हिस्ट्री में, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। और ये वो वाली चीज है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कंप्यूटर निदेशक बनना तो बहुत बढ़िया बात है, जिसने इस सब्जेक्ट को सीखा है ना उसके जीवन में आनंद भी बहुत हुए हैं, आई बात समझ में। ये कॉपी तुम्हारी जिंदगी बना देगी, लेकिन तुम में थोड़ा सा और वो उसको पकड़ने वाली क्षमता होनी चाहिए। तो मैं यही तो कहता हूं, हम जब पढ़ते थे तो हमने एक ही चीज नोटिस करी कि भाई सामने वाला पढ़ाता कैसे है, देखें हम उसके रिदम को कैच करते थे। वो कहता था मैं तू पढ़ने आता है पढ़ाने आता है, मैं देखने आता हूं, तो उसके रिदम को कैच करते थे। मतलब हमारे जो टीचर थे उनकी कंटिन्यूटी कभी नहीं टूटी, हमने ये चीज देखी। उन्होंने जैसे हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया तो एकदम मतलब एकदम अपन यूँ कहते हैं कि भाई जब बर्फीला पूरा चारों तरफ जली जल था तब से शुरू लेकर के और देश को आजाद कराया, एक रिदम नहीं टूटा उनका, ये सबसे बड़े मायने वाली बात थी। तो हम वही कोशिश करते हैं कि रिदम नहीं टूटना चाहिए, लेकिन वो तब होता है जब, अब कई तो स्टूडेंट ये सोचते हैं बोले यार इतना बड़ा आंदोलन चला गया तो तुम्हारे सिलेबस का ही है, तो ये तुम जाकर के अधीनस्थ बोर्ड वालों को बोलो कि ये बिजोलिया को हटाओ बाकी रहने दो, आई बात समझ में। हाँ, तो क्यों मैंने आपको पहले ही कहा कि बिजोलिया एक तरफ बाकी सब एक तरफ, बाकी आंदोलन दमादम खिंच जाएंगे, ये वाला ही टाइम लेता है सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में तिलक जी को लगा बोले यार मैंने पत्र लिखा था बोले यार फतेह सिंह जी को, उन्होंने आयोग भी गठित किया, लेकिन ये क्या तमाशा किया यार कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तिलक जी ने कहा ये तो मेरी बेइज्जती भी हुई ना यहाँ पे। तो तिलक जी ने फिर अमृतसर अधिवेशन में मुद्दा उठाया, आदमी अपने ईगो पर ले गया इस बात को कि मेरे कहने के बावजूद कुछ नहीं किया, तो बोले अब बताता हूं बोले इनको, और तुरंत अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया का प्रस्ताव रख दिया कि हमें मदद करनी चाहिए, कांग्रेस को रियासतों में अपने संगठन बनाने चाहिए, कांग्रेस को रियासतों में आंदोलन करना चाहिए,
गांधी जी ने कहा नहीं, मदन मोहन मालवीय ने कहा नहीं। बोले क्यों? अब आप अपन क्या है, आधा इतिहास पढ़ते और हमें क्या, हम यूँ सोचते हैं गांधी जी तो आदमी ऐसे ही थे, मना कर दिया। अरे मना करने के पीछे रीजन था, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था ब्रिटिश भारत से लड़ना, न कि रियासती राज्यों से लड़ना। गांधी जी ने यही कहा कि आज से पहले अपन ने ऐसा कभी नहीं किया, हमने पहले ही कह रखा है कि रियासतों में हम आंदोलन नहीं चलाएंगे। हाँ, अलग से कोई संगठन खड़ा करो ना, अगर रियासतों में चलाना है। कांग्रेस को बेस बना करके क्यों तमाशा करना? कांग्रेस खड़ा हुआ है केवल ब्रिटिश भारत के लिए, कांग्रेस खड़ा हुआ है अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए, उनके ऊपर और नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो हम रियासतों के अंदर नहीं, राजा हमारे हैं, भले ही वो अगर शोषण कर रहे हैं तो उसके लिए हम अलग प्रयास करेंगे, लेकिन कांग्रेस के दम पर नहीं। बोले तिलक जी आप ये जो कह रहे हैं ना बात गलत है। बोले बैठकर मीटिंग कीजिए, आप लोग तय कर लो कि हम कांग्रेस को रियासतों में भेजने को तैयार हैं, तब अपन कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं। तिलक जी ने भी प्रस्ताव क्या किया, वापस ले लिया। जैसे ही तिलक जी ने प्रस्ताव वापस लिया, फतेह सिंह जी को पता लगा, बोले अच्छा कांग्रेस में मुद्दा उठ गया, बोले एक आयोग और गठित करना चाहिए। विजय सिंह पथिक ने कहा अब मैं भी देखता हूं, बोले कैसे ये करों में कमी नहीं होती है। विजय सिंह पथिक सीधे गए, क्योंकि गांधी जी ने कहा ना कि बोले साहब और कोई संस्था पकड़ लो, तो राजपूताना मध्य भारत सभा थी तो कांग्रेस की एक इकाई, लेकिन ध्यान रख लेना ये आपके रियासतों में काम कर सकती थी, तो ये ध्यान रखना राजपूताना मध्य भारत सभा, इसका गठन मैं आपको जब प्रजामंडल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है ना। 1918 के अंदर कैसे इसका गठन हुआ। तो ये जो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा है, अपने आप पता लग रहा है राजस्थान, एमपी, यूपी इन क्षेत्रों पर इसका नियंत्रण है। इसके मंच से विजय सिंह पथिक ने मुद्दा उठाया। इस सभा ने पूछा अच्छा इतना बड़ा मुद्दा है, तो बोले साहब इन्होंने तुरंत एक आयोग गठित किया। बोले वो तो करे कि नहीं करे, हम करते हैं बोले, और भवानी दयाल आयोग गठित कर दिया और बोले हम इसको बिजोलिया भेजते हैं, ये जाकर के जांच करेगा, ये जाकर के वहां पर जांच करके आएगा साहब। ठीक है बोले साहब। महाराणा फतेह सिंह ने कहा खबरदार अगर कोई एंटर कर गया ध्यान रखना मेवाड़ के अंदर। बोले महाराज तो ये तो गलत बात है, तानाशाही किस बात की? बोले तानाशाही नहीं, आप हमें बोलो ना यार, हम खड़े आयोग गठित करने के लिए। लोगों ने कहा महाराज कितने कर लिया आपने, पहले क्या ही पार पड़ी आपसे। बोले नहीं गलत बात, बाहरी आयोग नहीं आएगा, हम करेंगे, हम जो करना है हम कर देंगे। बोले अभी किया है हमने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो बोले करके क्या कर लिया? बोले कोई कार्रवाई करी? अरे तो बोले समय तो लगता है ना कोई चीज के अंदर, तो आप समय दो हमें, मैं चलो तुम्हारे कहने पर एक और आयोग गठित कर देता हूं। और इन्होंने तुरंत 1920 के अंदर, फरवरी 1920 एक आयोग और गठित कर दिया जिसका नाम था आपके ठाकुर राज सिंह आयोग। क्या नाम था? ध्यान रखना सबसे पहले कौन सा आयोग गठित किया था? हामिद हुसैन। फिर किसको भेजा था? बिंदुलाल भट्टाचार्य। अब किसको भेजा है? ठाकुर राज सिंह आयोग। और इसके अंदर भी टोटल मेंबर कितने हैं? 3। बोलो कितने मेंबर हैं? इसके अंदर भी टोटल आपके 3 मेंबर हैं भैया। 3 मेंबर में एक तो साफ साफ नजर आ रहा है ठाकुर राज सिंह। बोलो क्या आ जाएगा? अब देखो आप लोगों से प्रश्न कैसे पूछ लेगा कि ठाकुर राज सिंह आयोग में निम्न में से कौन नहीं था। 3 यहां से दे देगा, 1 बिंदुलाल का उठा के दे देगा। ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों पर भी आप लोग। ठाकुर राज सिंह जो कि क्या थे? अध्यक्ष। ऐसे ही ध्यान रखना एक बंदा जोड़ा तख्त सिंह। किसको जोड़ा गया? और एक बंदा इसके अंदर जो जोड़ा गया वो रमाकांत मालवीय। बोलो क्या नाम था? रमाकांत मालवीय। इन तीनों को भेजा, बोले जांच करो रे बिजोलिया जा करके। बिजोलिया वालों का नहीं, ऐसा नहीं, अब हम आ रहे हैं उदयपुर, यहां जो आता है पता नहीं क्या होता है, जांच होती है, बोले कोई कार्रवाई नहीं होती, हम आएंगे, बोले हम आकर मिलेंगे इनसे। ठीक है बोले आप लोग आ जाओ। बोले साहब बिजोलिया वाले उदयपुर गए और इसने रिपोर्ट तैयार करी, और रिपोर्ट किसके पक्ष में थी? किसानों के पक्ष में। तो इसके द्वारा भी किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन आग ढाक के 3 पात, कार्यवाही नहीं। अब तिलक जी ने गांधी जी से मीटिंग करी। गांधी जी का आपने उस दिन मना किया था ना, अब क्या मतलब निकला बताओ। फिर हमने कोशिश करके देख ली लेकिन नहीं पार पड़ रही। गांधी जी ने कहा तो इसके लिए रास्ता है, आप और मैं डिसीजन नहीं ले सकते, हमें सबका सामूहिक निर्णय लेना पड़ेगा। अभी नागपुर अधिवेशन होगा, उसमें बात कर लेते हैं, फाइनल टच दे देते हैं कि भाई रियासतों में जा सकते हैं नहीं जा सकते। आपने तुरंत आनन फानन में प्रस्ताव रख दिया, ऐसे थोड़ी पास होता है। अपन बैठ के मीटिंग करेंगे फिर बात करेंगे। तो लो साहब अब की बार इन्होंने 1920 के अंदर, और अधिवेशन हुआ कौन सा? नागपुर अधिवेशन। कौन सा? अब की बार नागपुर अधिवेशन के अंदर गांधी जी ने और मीटिंग कर करा करके और बिजोलिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि कांग्रेस अब रियासतों में अपने आंदोलन चला सकती है। और जैसे ही मंजूरी मिली, फतेह सिंह के तो असर पड़ा या नहीं पड़ा, सबसे बड़ा असर पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के।
ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा गांधी जी ने कांग्रेस को अनुमति दे दी, मतलब अब रियासतों में भी कांग्रेस पहुंचने वाली है, जहां से हमें आमदनी होती है, टैक्स रेवेन्यू अपने को मिलता है, वहां भी अब ये जाने वाले हैं। तो साहब इन्होंने तुरंत, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने एजीजी को तुरंत कॉल किया। एजीजी उस समय अपने राजस्थान के थे, हॉलैंड, बोलो क्या नाम था, हॉलैंड को कहा कि बोले ये क्या लफड़ा चल रहा है, बोले राजपूताना में, बोले सर पता करता हूं। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट पर कॉल गया जिनका नाम था विल्किंसन, बोलो क्या नाम, विल्किंसन, इनके पास में कॉल किया, बोले क्या स्थिति चल रही है यार मेवाड़ में, तुम्हें पता भी है, बोले कहां मुद्दा पहुंच चुका है, कांग्रेस में परमिशन मिल गई है, पहुंच रहे हैं तुम्हारी रियासत में, संभाल लेना बोले अब तुम। बोले यार ऐसी बात है, तो विल्किंसन ने कहा पता किया मैंने, हालत बहुत बुरी है, आप आइए और संभालिए। हॉलैंड ने कहा कि आई एम कमिंग देयर, बोले मैं पहुंचता हूं, बोले और आप लोग तैयारी करो तुरंत। और 4 फरवरी के दिन है, 4 फरवरी 1922 को ये आपके सीधे कहां पहुंच गया, उदयपुर। 5 फरवरी को इसने वहां पहुंच करके समझौता करवाया, और यह समझौता 11 जून को क्या हो जाता है, लागू किया गया। 11 जून 1922 को यह समझौता लागू हुआ। आई बात समझ में। और इस समझौते के तहत 35 करों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आई बात समझ में। और ध्यान रखना, इधर भाई जो आपके विजय सिंह पथिक थे वो चले गए बेगू किसान आंदोलन में। 10 सितंबर 1923 को इनको तुरंत बेगू किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण अरेस्ट कर लिया गया। बोले भले आदमी, तू सरपंच बन रहा है हर जगह, बिजोलिया में तू पहुंच गया, क्या मामला करवा दिया, बेगू में आ गया, तो चाहता क्या है बोले तू हमसे, ये बोले इसको उठाओ बोले यार। और विजय सिंह पथिक को उठा करके जेल में डाल दिया गया, एमपी में इसको ले गए पकड़ करके। आई बात समझ में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख। टाटगढ़ जेल नहीं, टाटगढ़ जेल में ये पहले रहे थे, 1915 से पहले टाटगढ़ जेल में थे, वो बताऊंगा मैं आपको। अभी ध्यान रखना, इनको एमपी के अंदर लेकर के गए थे और अरेस्ट कर लिया गया। और जैसे ये अरेस्ट होंगे, आंदोलन का दूसरा चरण क्या होगा, समाप्त होगा। मैंने पहले ही कहा था, एंट्री से अरेस्ट तक। समझ में आ गई बात। अब जब ये अरेस्ट हो गए तो बात आई कि भाई आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, माणिक्यलाल वर्मा। कौन करेगा, किसानों में भी हालत खराब, किसानों में भी जो जोश था वो ठंडा पड़ गया। बोले यार अपना तो आदमी गया, बोले यार जो मैं इतनी मेहनत कर रहा था वो तो गया। तो साहब किसानों में भी जोश ठंडा पड़ा। माणिक्यलाल वर्मा ने और उन्हें वापस जागृत करने के लिए एक गीत गाया जिसका नाम क्या है, ये जरूर ध्यान रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर कौन सा गीत गाया गया, पंचेड़ा। किसके द्वारा गाया गया, तो ये चीज आप जरूर याद रखना। चलिए साहब लिखते हैं और इस चरण को एंड करते हैं। लिखो 1919 में कांग्रेस के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने बिजोलिया का प्रस्ताव रखा। बिजोलिया का प्रस्ताव रखा जिसे गांधी जी एवं मदन मोहन मालवीय के कहने पर वापस ले लिया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, विजय सिंह पथिक ने राजपूताना मध्य भारत सभा के मंच से बिजोलिया का मुद्दा उठाया
तथा इस सभा ने बिजोलिया में जांच के लिए भवानी दयाल आयोग का गठन किया। भवानी दयाल आयोग का गठन किया जिसका फतेह सिंह ने विरोध किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया में जांच के लिए राज सिंह आयोग भेजा। बना दो सेम कॉपी। लिख लिया। चलिए साहब आगे लिखिएगा, आराम से लिखो फटाफट। क्या हो गया? तुम भी मजे ले लो, लिखो। तो अब ब्रेक का क्या करोगे? अभी तो वही था थोड़ी देर पहले, चलने दो 8 बजे तक। अब चाहिए ब्रेक? किस किस को चाहिए? हाथ खड़े करो। अल्पसंख्यक को हाथ नीचे करो। जरूरी है ब्रेक देना? अरे है जरूरी। अच्छा वो नेक्स्ट स्ट्रीम लगी होगी ना। चलिए लिखो आप लोग। 1920 में 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, फटाफट लिखो, ये दूसरे चरण को तो कंप्लीट करें, फिर अगले सेशन में अब कंप्लीट ही करेंगे किसान आंदोलन। फिर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा बिजोलिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट लाइन में लिखो,
मेवाड़ के पीए विल्किंसन ने एजीजी हॉलैंड को, ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय एजीजी कौन था। एजीजी हॉलैंड को मेवाड़ की स्थिति से अवगत करवाया। मेवाड़ की स्थिति से अवगत करवाया। रमाकांत मालवीय मदन मोहन मालवीय का कुछ लगता था क्या? बहुत कुछ लगता था। हाँ जी, लिखो, अवगत करवाया। नेक्स्ट लाइन में लिखना 4 फरवरी 1922 को एजीजी हॉलैंड उदयपुर आए। 4 फरवरी 1922 को एजीजी हॉलैंड उदयपुर आए। उदयपुर, जयपुर क्या करने आएंगे? मामला उदयपुर का चल रहा है, तुम मजे ले रहे हो यार। लिखो, एवं 5 फरवरी को किसानों एवं ठिकानेदार के मध्य समझौता करवाया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 11 जून को यह समझौता लागू किया गया। 11 जून को यह समझौता लागू किया गया तथा 35 करों को समाप्त कर दिया गया। फिर लिखो 10 सितंबर 1923 को बेगू किसान आंदोलन में 10 सितंबर 1923 को बेगू किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हुए। और मिलते हैं थोड़ी देर में फिर वापस, और इस आंदोलन को समाप्त करके बाकी के छोटे छोटे आंदोलन समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।